मुगलों से स्वतंत्र होने वाले कर्नाटक राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी, सादुतुल्ला खान। और इसी सीरीज में अपना दूसरा क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है? तो और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है जानदार शाह। और इसी में अब अपना अगला क्वेश्चन है, लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किस उत्तरकालीन मुगल सम्राट ने करवाया था? और इसका जो सही उत्तर है वह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर थे जो अंतिम मुगल सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसी में अपना चौथा क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? और इसका जो सही उत्तर है वह है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी में अपना पांचवा क्वेश्चन है वह है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? और इसका जो अपना सही उत्तर वह है मीर कासिम। और इसी में अपना छठा क्वेश्चन है, साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? और इसका जो सही उत्तर वह है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के समय भारत आया था। और इसी में अपना 7 नंबर क्वेश्चन है वह है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? और इसका जो अपना सही उत्तर है कराची अधिवेशन 1933 ईस्वी में हुआ था। और इसी में अपना 8 नंबर क्वेश्चन है वह, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? और इसका जो सही उत्तर वह है लाहौर में। और इसी का अपना 9वां क्वेश्चन है वह, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है राजकोट, जो कि गुजरात में है। और इसी से अपना आगे क्वेश्चन है वह है, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? और इसका जो सही उत्तर है वह है 1915 में। और इसी में अपना 11वां क्वेश्चन है वह है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन सा है? और इसी में इसका जो सही उत्तर है वह है हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। और इसी में अपना 12वां क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? और तो इसका सही उत्तर वह है असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। और इसी में अपना 13वां क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस आध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गद्दाधर चट्टोपाध्याय था? और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है रामकृष्ण परमहंस। और इसी में अपना 14वां क्वेश्चन है वह है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? और इसका जो सही उत्तर है वह है बेलगाम अधिवेशन में, और यह 1924 में हुआ था। और इसी में अपना 15वां क्वेश्चन है वह है, जहांगीर निम्न में से किसे इंग्लिश खान कहता था? और इसका जो सही उत्तर है वह है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान के नाम से वह पुकारता था। और इसी में अपना 16 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी। और इसमें है मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इसी में अपना 17 नंबर क्वेश्चन है वह है, अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन सम्मेलन 1919 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दिल्ली में। और इसी में अपना 18वां क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो और इसके लिए जो शहर जाना जाता है वह है नागपुर महाराष्ट्र में। और इसी में अपना 19वां क्वेश्चन है वह है, अलीपुर षड्यंत्र केस में औरोबिंदो घोष का बचाव किसने किया था? और इसका जो सही उत्तर है वह है चितरंजन दास, डी ऑप्शन। इसी में अपना आखिरी क्वेश्चन और 20वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये
इसका जो सही उत्तर है वह है सूरत। पहले प्रश्न के साथ 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच कौन सी संधि हुई थी? और इसका जो सही उत्तर है वह है अमृतसर की संधि। और इसी के साथ जो अन्य 3 प्रकार की संधि हैं उनका डिटेल हम आपको बताएंगे। उसमें है लाहौर की संधि, और जो ये संधि है वो 9 मार्च 1846 को अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुई थी। और इसी में बेरोवाल की संधि है वो 22 सितंबर 1846 को अंग्रेज़ों और सिखों के मध्य हुई थी। और इसी में मंगलोर की संधि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1784 ईस्वी में हुई थी। और इसी में अपना दूसरा प्रश्न है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसी में जो 3 प्रकार के आंग्ल मैसूर युद्ध है वो है जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 1767 से 69 ईस्वी में। और इसमें जो संधि हुई थी वह थी मद्रास की संधि। और इसका जो द्वितीय युद्ध था आंग्ल मैसूर युद्ध उसके टाइम पे हुई थी मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 तक, और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और इसी में अपना तीसरा प्रश्न है गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दासता को गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अधिनियम 5 के अंदर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। और जो अधिनियम पारित हुआ था वो हुआ था 1843 ईस्वी में। और इसी में अपना चौथा प्रश्न है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन था। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1918 ईस्वी में बीपी वाडिया ने की थी। और इसी में अपना 5 नंबर प्रश्न है इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में 1885 में इसका विलय कांग्रेस में हो गया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का। और इसी में अपना 6 नंबर का प्रश्न है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी में अपना 7 नंबर प्रश्न है 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो अपना सही उत्तर है वह है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसकी जो आंदोलन की शुरुआत थी वो एनी बेसेंट ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर की थी। और इसी में अपना 8 नंबर प्रश्न है 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका प्रकाशन किया था। और इसी में अपना 9वां प्रश्न है 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 दलों में हो गया था, और एक था गर्म दल और एक नरम दल। और इसी में अपना 10वां और आखिरी प्रश्न है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? और इसका जो अपना सही उत्तर है वह है मुस्लिम लीग। और इस दिवस का उद्देश्य ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो घृणा है उसको उत्पन्न करना और हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करना। फर्स्ट क्वेश्चन है वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवेल के साथ वार्ता की? तो फ्रेंड ये कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप उन्हें मैं बता देता हूँ। ये एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, मुस्लिम विद्वान थे। और अबुल कलाम आज़ाद ने इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। ठीक है फ्रेंड, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया फ्रेंड? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये एक प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी थे। ये गरीबों और दलितों के संरक्षक माने जाते हैं फ्रेंड। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह पर काफ़ी जोर दिया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय सहित अनेक महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। इंपॉर्टेंट है, इन्होंने मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की स्थापना करवाई थी तथा 1848 में वेताल पंचविंशति नामक बांग्ला भाषा की प्रथम गद्य रचना का भी प्रकाशन किया था। इंपॉर्टेंट है ये भी बात इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया फ्रेंड? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने 1880 ईस्वी में आए थे। किसके बाद आए थे? लॉर्ड लिटिन प्रथम के बाद ये भारत के वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, और इन्होंने इंपॉर्टेंट बात थी कि ये सभी वायसराय की तुलना में जितने वायसराय अभी तक इंडिया में बने थे उस टाइम, तो उसमें सबसे ये अधिक उदार थे। ठीक है, इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। और इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी मैं बता देता हूँ, और कुछ आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें बता देंगे फ्रेंड। और इन्होंने कब किया था ये फैक्ट्री अधिनियम, ये मैं बता देता हूँ। ये मुझे ध्यान आया, ये किया था 1881 में। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रवक्ता में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रवक्ता में पारित किया गया था फ्रेंड? तो ये किया गया था लॉर्ड कर्जन के में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को आप भलीभांति सभी जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है ये वायसराय। तो अब इसमें हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन, तो ये कब किया गया था फ्रेंड? 1904 में किया गया था। ठीक है, 1904 में किया गया था। और इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं। ये कब से कब तक बन के आए थे भारत के वायसराय? ये बन के आए थे 1899 से 1905 तक। ठीक है, 1899 से 1905 तक। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। 1905 में इन्होंने बंगाल का विभाजन किया। और कर्जन के समय 1905 में रेलवे बोर्ड की भी स्थापना हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इनमें एक और ऑप्शन आया लॉर्ड रिटन, इनके बारे में बता देते हैं। इनका शासनकाल था 1876 से 1880 के बीच। 1876 से 1880 के बीच ये भारतीय वायसराय बनकर आए थे। और इनके शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। लॉर्ड रिपन के बारे में बता देते हैं। इनका शासनकाल था 1880 से 1884। भारत का सबसे उदार गवर्नर जनरल माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है रिपन के समय, जो इसमें ऑप्शन आया ऑप्शन सी रिपन के समय एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि 1881 में प्रथम कारखाना एक्ट लाए थे। मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन भी आया था इससे संबंधित। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट है, रिपन के समय में 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में दांडी मार्च का संचालन किसने किया था? तो दांडी मार्च का संचालन दक्षिण भारत में किसने किया था, ये बताना है फ्रेंड इसमें। तो किसने किया था ये आपको पता ही होगा, ये किया था राजा जी ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। राजा जी का पूरा नाम क्या था फ्रेंड? तो इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण है ये भी टॉपिक, तो इनको मैं बता देता हूँ। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे राजा जी, मतलब इनका शॉर्ट नाम था, राजा जी कहते थे इनको। ठीक है, इनका वैसे नाम क्या था, पूरा नाम, इनका था पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालचारी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा? तो ये किसने कहा था फ्रेंड, आप मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था दिल्ली चलो का। नेताजी समाजवादी विचार से प्रभावित थे। ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात है। इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बता देता हूँ मैं। इनकी मृत्यु हुई थी फ्रेंड 18 अगस्त 1945 को। ठीक है, 18 अगस्त 1945 को इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय इनमें ऑप्शन में आया है, तो ये थे लाला लाजपत राय, गर्म दल के नेता थे। ठीक है, लाला लाजपत राय 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको लाला लाजपत राय के बारे में। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था फ्रेंड, मैंने इनकी वो तो बता दी, मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था इनका 23 जनवरी 1897, कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था?
तो निम्नोक्त स्थान में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ये बताना है फ्रेंड हमको इसमें। तो कौन नहीं था? आगरा नहीं था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा, आगरा नहीं था। आगरा 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था, ये इसमें हमको ध्यान रखनी है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नाना साहेब के नेपाल भाग जाने पर तात्या टोपे छापा मार युद्ध का संचालन करते रहे थे। इसमें उस झांसी में आपको पता ही होगा, झांसी में किसने किया था? झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई द्वारा किया गया था, ठीक है। और लखनऊ में किसने किया था विद्रोह का नेतृत्व फ्रेंड? तो इसमें लखनऊ में किया था बेगम हजरत महल ने। सभी में इंपॉर्टेंट बातें बताता जा रहा हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में फ्रेंड, तो वीडियो को अच्छे से देखें। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था? तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था फ्रेंड? तो किसने किया था? कोचीन के राजा के प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है। इनकी ज़मीन पर ही पुर्तगालियों ने दुर्ग का निर्माण किया था। कालीकट जो था, कालीकट इसमें ऑप्शन आया है, ऑप्शन ए। तो कालीकट तट पर वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आए थे, ये इसमें ध्यान रखना है। बीजापुर की बात की जाए तो बीजापुर से पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा छीन लिया था, ठीक है। बीजापुर से पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा छीन लिया था, ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक था। तो कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक कौन था फ्रेंड? तो ये थे आपके एडम स्मिथ। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ कराधान के अधिनियमों का प्रवर्तक थे। इसके बारे में हमको ये बात ध्यान रखनी है। और एक और इसमें बारे में एडम स्मिथ के बारे में कि इन्होंने 1776 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड, 1776 ईस्वी में इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, वेल्थ ऑफ नेशन, ध्यान रखनी है आपको। वेल्थ ऑफ नेशन बुक इन्होंने ली थी, एडम स्मिथ ने कब लिखी थी? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट बात है, एक बार क्वेश्चन एग्जाम पूछा गया तो मुझे याद आया है कि वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या माना था? तो धन का विज्ञान माना था, ठीक है। ये इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लय हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो किसके द्वारा लागू की गई? सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये किसके द्वारा की गई थी? डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। कब से की गई थी? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी फ्रेंड? तो डलहौजी ने 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1849 में पंजाब को अंतिम रूप से ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था, अंतिम रूप से, ठीक है। 29 मार्च को अंतिम रूप से इन्होंने डलहौजी ने, मैंने इसमें ऑप्शन गलत टिक कर दिया फ्रेंड, सॉरी, बोला तो डलहौजी था, ऑप्शन गलत टिक कर दिया है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो निम्न में से वह पुर्तगाली कौन था फ्रेंड जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। और कब किया था फ्रेंड इन्होंने गोवा पर अधिकार? इन्होंने बीजापुर से गोवा को छीन लिया था। मैंने अभी एक क्वेश्चन में आया था बीजापुर ऑप्शन, उसमें मैंने बताया था। तो इन्होंने किया था 1510 ईस्वी में, गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर से छीन लिया था। इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट बात रखनी है। और इनके बारे में ये कौन थे? तो ये पुर्तगाली राज्य का भारत में पहला संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये बार बार, तो ध्यान रखना है। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क पुर्तगाली के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी फ्रेंड? तो ये की थी तुम्हारी महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। कब की थी? 1932 में की थी। हरिजन पत्रिका गांधी जी द्वारा ही निकाली गई थी, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें। और दलित को हरिजन गांधी जी ने नाम दिया था, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन आया जगजीवन राम। तो इनके बारे में मैं एक बात बता देता हूँ कि ये भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। इनके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? तो यही थे जगजीवन राम। नेक्स्ट, सुगोली की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो सुगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे फ्रेंड? तो ये हुए थे 1816 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, 1816 ईस्वी में। तो किस के बीच ये युद्ध हुआ था, तब इनके बीच संधि हुई थी, ये मैं बता देता हूँ। ये हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के बीच चला था फ्रेंड, ठीक है। 1814 से 1816 के बीच चला था, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई थी। परिणाम स्वरूप 1816 ईस्वी में अपनी कंपनी और एवं गोरखों के मध्य सुगोली की संधि हुई थी, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड,
डच शब्द संबंधित है, तो डच संबंधित है। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। तो इसके ऑप्शन है नीदरलैंड, बुल्गारिया, बेल्जियम और स्वीडन। तो डच शब्द किससे संबंधित है, तो ये नीदरलैंड से संबंधित है फ्रेंड। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हुआ। तो इसके बारे में डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। पुर्तगाली के बाद डच ही भारत आए थे, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे भारत, डच ही भारत आए थे। 1605 ईस्वी में डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बारे में ध्यान रखनी है, बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे। तो इनमें से कौन से अधिकृत किए गए थे, ये हमको ध्यान रखना है। जो लॉर्ड डलहौजी ने करवाए थे, तो ये कौन कौन से इसमें से शाही राज्य ब्रिटिश द्वारा अधिकृत किए गए थे, ये बताना है। तो नागपुर भी किया गया था फ्रेंड, झांसी भी किया गया था, सतारा भी किया गया था। तो उपरोक्त सही इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित वायसरायों को उनके शासनकाल के दौरान घटित हुई घटनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हमारे पास ये दो दे रखे हैं, इनको हमको उनकी घटनाओं के आधार पर इनको हमें सम्मिलित करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इनको हम करते हैं। तो देखा जाए ऑप्शन ए में दे रखा है वेबल, रीडिंग, वेलिंगटन और लिन लिथगो, ठीक है। और इनकी घटनाएं दे रखी हैं। पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग, मोपला विद्रोह, शिमला सम्मेलन, सांप्रदायिक पुरस्कार। तो फ्रेंड देखा जाए, जो पाकिस्तान के लिए प्रथम मांग की गई थी, जो घटना हुई थी ये, तो ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये हुई थी लिन लिथगो के शासनकाल में। तो ये डी ए से मिल जाएगा, ठीक है। और जो मोपला विद्रोह हुआ था फ्रेंड, ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये हुआ था रीडिंग के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में हुआ था। शिमला सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था वेबल के शासनकाल में, तो ए मिल जाएगा 3 से। और सांप्रदायिक पुरस्कार, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था फ्रेंड, तो ये हुआ था वेलिंगटन के शासनकाल में, तो सी मिल जाएगा 4 से। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, देखते हैं। तो इसमें डी का 1 से होना चाहिए, तो डी का 1 से हमारे 2 ऑप्शन में, ठीक है। मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, डी और 1 ये 2 वाले ऑप्शन में। और हमको क्या देखना था, जो मोपला विद्रोह हुआ था ये किसके में हुआ था, मैंने अभी बताया था। तो ये हुआ था रीडिंग के शासनकाल में, ठीक है। रीडिंग के शासनकाल में हुआ था, मतलब जो हमारा 2 है वो बी से होना चाहिए। तो 2 को देखो पहले, इसमें 2B देखते हैं फ्रेंड, ये रहा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बी इसमें 2 से, इसमें 4 से, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। मैंने सभी बता दिए, ध्यान रखना। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ के साथ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था फ्रेंड, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठाओं ने किया था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई रानी थी, तो अहिल्याबाई रानी थी, तो ये कहाँ की रानी थी, ये बताना है हमें फ्रेंड। तो अहिल्याबाई मालवा की रानी थी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हुआ। अहिल्याबाई इंदौर के होलकर शासक मल्हार राव होलकर की पुत्रवधू थी। उसके पुत्र खांडे राव अहिल्या का पति का निधन इसके मल्हार राव जीवन काल में ही हो गया था, ठीक है। मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य की वागडोर अहिल्याबाई की नहीं संभाली थी, एक इंपॉर्टेंट बात है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम किससे जुड़ा है, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है द्विज शासन से, मराठा युद्ध से, सहायक संधि की प्रथा से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो संबंध है वो स्थायी बंदोबस्त है फ्रेंड। ये हमने एक और पहले हमने मॉडल पेपर कराया था, उसमें भी ये क्वेश्चन इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, मैंने उसमें इसे डिटेल में समझा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। तो हमको इन पर विचार करना है फ्रेंड। देखते हैं क्या पूछता है इसमें पूछा है कि राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इनका सही कालानुक्रम बताइए। तो इनका जो राष्ट्रीय वो बताना है हमको, ये किस समय से किस समय तक रहे थे, उसके क्रम से इनको हमें व्यवस्थित करना है फ्रेंड। तो राजा राम मोहन रॉय इनका ये रहे थे 1774 से 1833, ठीक है फ्रेंड। 1774 से 1833 ये इनका कार्यकाल था, ये जन्म और मृत्यु का समय था। दादा भाई नौरोजी ये था फ्रेंड 1825 से इनको जन्म हुआ था और 1907 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू के बारे में बात की जाए तो ये 1861 से 1931। महात्मा गांधी सबसे लास्ट में हुए थे 1869 से 1948। तो इस प्रकार हमने ये चारों का क्रम बता दिया। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे राजा राम मोहन रॉय, फिर आएंगे हमारे दादा भाई नौरोजी, फिर आएंगे मोतीलाल नेहरू 4, और फिर तीन आएंगे, फिर 2 आएंगे लास्ट में महात्मा गांधी जी, ठीक है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं।
रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था ये हमको बताना है फ्रेंड। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था मार्च 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। इसे हम काला कानून भी कहते हैं फ्रेंड, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके अनिश्चित काल तक जेल में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया था? जो भारत को स्वतंत्रता देने का उनका पहले जो विचार नहीं था वो किस कारण उनका विचार बदल गया था, ये हमको बताना है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कारण बदला था फ्रेंड? तो ये बदला था, ऑप्शन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव के कारण, ये भी सही है फ्रेंड। ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो फ्रेंड इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इन तीनों के कारण उनका ये विचार बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो भूदान आंदोलन से क्या संबंधित है फ्रेंड, ये हमको बताना है। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। इसमें इन्होंने भूपतियों से भूमि दान में लेकर भूमिहीनों को भूमि प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति प्राप्त की थी फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की थी इन्होंने 1799 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। इनके बारे में बता देता हूँ। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास में शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है ये बात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ 1948 तक एक रियासत था जिस पर बाबी राजवंश का शासन था। बाबी राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके फ्रेंड। देखते हैं इसका आंसर राइट कौन बताएगा। सभी को आंसर कमेंट हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो जो चंपारण का संघर्ष हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने किया था, उनके साथ कौन कौन शामिल थे ये पूछा है इसमें। जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें आप हमको बताना है। तो देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सभी के नाम बता देता हूँ कौन कौन सहयोगी थे गांधी जी के। एक तो बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, JB कृपलानी थे, महादेव देसाई थे, और मजहरुल हक थे, नरहरि पारिक थे, ब्रज किशोर थे, और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये सभी थे। तो आप ऑप्शन में देखो कि इनमें कौन से। तो इसमें ऑप्शन सी में दिख रहा है दोस्तों में कि राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों भी थे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और किसी में ये नाम नहीं है, ये मैंने बोले हैं। मैंने सभी के नाम बोल दिए हैं, आप लिख भी सकते हो पेन कॉपी पर, ताकि जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आए। यदि ये दोनों ऑप्शन नहीं होते, इनमें से मैंने जो नाम बोले हैं एक बार और बोल देता हूँ आपके लिए। राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारिक, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो फ्रेंड गांधी जी ने दांडी यात्रा में कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? तो उन्होंने की 390 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च का यहाँ पे स्टार्ट की थी गांधी जी ने, ध्यान रखना है। और ये कब ख़त्म कब हुई थी फ्रेंड? ये हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। लगभग 390 किलोमीटर उन्होंने चला था। उसके बाद इनकी दांडी यात्रा नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने ये समाप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो फ्रेंड हुरडा सम्मेलन के बारे में बता देता हूँ। ये हुआ था तुम्हारा 17 जुलाई 1734 को। ठीक है, कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने आयोजित करवाया था? ये किसने करवाया था फ्रेंड? ये करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। ठीक है, महाराजा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और ये क्यों करवाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार एक एग्जाम पूछा गया था कि हुरडा सम्मेलन का वो क्या था, उद्देश्य। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था मराठाओं से एक गुप्त, सॉरी दोस्तों, इसका वो था उद्देश्य बता रहा हूँ मैं, ये तो मैंने परिणाम बता दिया। इसका उद्देश्य था मराठाओं को राजस्थान पर आक्रमण करने से रोकना, ये इसका उद्देश्य था। और ये असफल क्यों हुआ था ये भी बता देता हूँ। ये असफल हुआ था कि जो सवाई जय सिंह थे, उन्होंने मराठाओं से गुप्त संधि कर ली थी, जिसके परिणाम स्वरूप हुरडा सम्मेलन असफल हुआ था। ठीक है, ये मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट बातें इसमें बता दी हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा व मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लौट
गया था या स्वदेश ले गया था फ्रेंड, तो ये कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गए थे। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। जो नादिर शाह के आक्रमण के कारण दिल्ली में हजारों नागरिक मारे गए और वहाँ भारी लूट की गई थी। ठीक है, इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए की नकदी चोरी की थी इन्होंने, और इन्होंने ही कोहिनूर हीरा और शाहजहाँ का तख्ते ताउस मऊर सिंहासन भी इनको लूटा था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही? तो दोस्तों ये रही थी सिंधु घाटी सभ्यता रही थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में सिंधु घाटी सभ्यता रही थी। इसमें ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हुआ। इसकी घोषणा कब की गई थी ये भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड। इसकी घोषणा की गई थी तुम्हारी 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। और ये प्रभावी कब से हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में फ्रेंड जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो ये थे तुम्हारे गोकुल सिंह। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गोकुल सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नहीं, पर मैं फिर बता देता हूँ। इन्हें गोकुला के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और इन्होंने 1660 से 1670 के दशक में वह तिलपत नामक इलाके का प्रभावशाली जमींदार था। ठीक है, और यही इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट अभिनव भारत नामक संस्था किसके द्वारा संगठित की गई थी? तो ये अभिनव भारत नामक संस्था थी, ये किसके द्वारा संगठित की गई थी फ्रेंड? ये की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ कि इनका ये क्रांतिकारी भी थे और ये भाषाविद भी थे, बुद्धिवादी भी थे, कवि थे, राजनेता थे। इनमें सभी प्रकार के गुण थे, इसलिए इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और ये इन्होंने कब नाम इस संगठित कब की थी ये भी पूछा गया था। तो ये की थी 1940 ईस्वी में। ठीक है, 1940 ईस्वी में वीर सावरकर ने इसकी अभिनव भारती नामक संस्था की संगठित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सन्यासी विद्रोह हुआ था फ्रेंड, ये हुआ था बंगाल प्रांत में। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल प्रांत में हुआ था। क्यों, कैसे हुआ था, इसके बारे में पूरी मैं डिटेल बता देता हूँ। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने इतिहास की धारा को मोड़ दिया था फ्रेंड। जब अंग्रेज पहली बार बंगाल और भारत में अपने पांव जमा पाए, सन 1905 में राजनीतिक लाभ के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में लोगों के बढ़ते हुए आक्रोश को देखते हुए 1911 में बंगाल को फिर से एक कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था तो इसे 1911 में विफल कर दिया गया था, बंगाल को फिर से एक कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किसने किया था, किस संत ने किया था? ये किया था रामानंद ने फ्रेंड। किसने किया था? रामानंद ने किया था। इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और जो रामानंद संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय और वैरागी संप्रदाय भी है, ये भी ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन में श्री संप्रदाय या वैरागी संप्रदाय भी आ जाता है तो आपको रामानंद संप्रदाय ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो इस संप्रदाय के अनुयायी होते थे उन्हें क्या कहते थे फ्रेंड? उनको कहते थे अवधूत या तपसी, अवधूत या तपसी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्ण अधीन हो गए थे? तो ये किस संधि के बाद हुए थे फ्रेंड? ये होते बसई की संधि। बसई की संधि, इसे हम बसीन भी संधि कैसे हैं, यदि बसई नाम आ जाता है तो ये भी बसीन की संधि, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं एक एक बातें आपको बताता चल रहा हूँ। जो कब हुई थी ये बसई की संधि फ्रेंड? ये हुई थी 31 दिसंबर 1802 को। ठीक है, 31 दिसंबर 1802 को ये बसई की संधि हुई थी। इसमें भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों की मध्य संधि हुई थी। अक्टूबर 1802 में यशवंतराव होलकर ने पेशवा को पराजित किया फ्रेंड और धर्मभाई को पूना की गद्दी पर बैठाया था। बाजीराव द्वितीय भागकर वसई चला गया था और अंग्रेजों से मदद की गुहार की थी। वसई की संधि के तहत पेशवा अंग्रेजों की सेना की 6 बटालियन को खर्च वहन करने को राजी हुआ।
जिसका खर्च उठाने के लिए एक इलाका प्रत्यर्पित किया गया था। ठीक है, इस प्रकार ये संधि हुई थी। पूरी संधि के बारे में बता दिया है, कब हुई थी और इसमें क्या क्या उनकी भी संधियाँ हुई थी और ये क्यों हुई थी संधि, ये भी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन कौन सा विभाग था? तो उनके पास था खाद्य और कृषि मंत्रालय। ठीक है, खाद्य और कृषि मंत्री थे फ्रेंड। और इनके बारे में और इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, आपको पता होगा। ठीक है, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं और बता देता हूँ जो आपके काम आएंगी। तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे फ्रेंड, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक से अधिक बार अध्यक्ष रह चुके थे। और सन 1934 में बम्बई में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेसी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। और 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 मंत्रियों की एक अंतरिम सरकार बनी थी। 12 मंत्रियों की बनी थी फ्रेंड, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को कृषि और खाद्य मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ नहीं हुई थी? तो ये राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ नहीं हुई थी फ्रेंड, ये बताना है तो इसमें। तो ये कहाँ पर नहीं हुई थी? तामलुक में नहीं हुई थी, जो कहाँ पर स्थित है, ये पूर्वी मिदनापुर जिला पश्चिमी बंगाल का मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ कहाँ हुई थी ये भी मैं बता देता हूँ। तो ये हुई थी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड ये हुई थी, ध्यान रखना है आपको, मैं सभी के नाम बता देता हूँ। एक बलिया एवं बस्ती में हुई थी संयुक्त प्रांत में। ठीक है, संयुक्त प्रांत में बलिया एवं बस्ती, मुंबई के में सतारा में, और बंगाल में मिदनापुर एवं बिहार के कुछ भागों में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई थी। और सबसे लंबे समय तक के लिए कहाँ पे की गई थी? तो ये की गई थी सतारा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता यदि सबसे लंबे समय तक ही पूछा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो फ्रेंड गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे फ्रेंड? तो ये थे तुम्हारे लाला हरदयाल। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो ये थे लाला हरदयाल। इसकी स्थापना कब हुई थी गदर पार्टी की? ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे याद आ गया। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड 25 जून 1913 ईस्वी को। ठीक है, 25 जून 1913 ईस्वी को हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 25 जून 1913 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में स्थायी स्वशासन अग्रगामी कौन था? तो स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था फ्रेंड? तो ये थे रिपिन थे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, रिपिन थी। ठीक है, रिपिन के बारे में कुछ बता देता हूँ, उन्होंने क्या क्या और किया था। तो रिपिन ने 1884 में स्थानीय स्वशासन शुरू किया था। ठीक है, 1884 में, जिससे विकेंद्रीकरण प्रक्रिया शुरू हुई थी। और रिपिन ने और एक और किया था कि अकाल संहिता इन्होंने लागू की थी, जो की थी 1882 से। 1882 में अकाल संहिता लागू की थी। और 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपिन द्वारा लाया गया था। जो प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में लाया गया था वो भी रिपिन के द्वारा लाया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और रिपिन ने एल्बर्ट बिल लाने के प्रयास में पूर्णतः सफल नहीं होने पर त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, एक एल्बर्ट बिल लेकर आए थे जिसमें इनको सफलता नहीं मिली थी, जिसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। कितने समय तक इनका कार्यकाल था? 1848 से और 1856 के बीच। ठीक है, 1848 से 1856 के बीच इनका कार्यकाल था। और डलहौजी ने प्राचीन काल में भारत में गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है फ्रेंड, और लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में बता देता हूँ, ये ऑप्शन में दे रखा है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट है एक बात कि इन्होंने पिंडारियों का दमन किया था। पिंडारियों का दमन, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया था। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने मराठाओं को पराजित कर इन्होंने अंतिम रूप से मराठाओं को पराजित कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, जो अंतिम रूप से मराठाओं को पराजित किया था पूरी तरह से, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। इनका कार्यकाल 1813 से 1830 ईस्वी था। ठीक है, और ये मराठाओं को पराजित किया था। उस समय संधि कौन सी हुई थी? ये हुई थी 1818 में फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1818 में पूना की संधि हुई थी। ठीक है, पूना की संधि हुई थी 1818 में, ध्यान रखना है। पेशवा पद को यहाँ से समाप्त कर दिया गया था 1818 में पूना की संधि के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय और यूनानी कला का अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? तो ये गांधार कला शैली है, जो भी भारतीय यूनानी कला दोनों को अभिलक्षणों को समन्वित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कांग्रेसी नेताओं में से किसने महान
किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो महान वृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है फ्रेंड? तो ये कहा जाता है तुम्हारा दादा भाई नौरोजी को। ग्रेटेस्ट ओल्डेस्ट मैन, ग्रेट ओल्डेस्ट मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखने योग्य हैं, तो देख सकते हो आप, मैं बता देता हूँ। दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन ब्रिटेन भेजे जाने की बात का उजागर करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने जो धन ब्रिटेन भेजे जाने वाले था उसके उजागर करने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे। और इसमें मदन मोहन मालवीय भी दे रखे हैं ऑप्शन डी में। इनके बारे में बता देता हूँ। इन्होंने 1915 ईस्वी, इन्होंने 1915 ईस्वी, ठीक है, 1915 ईस्वी में क्या किया था? 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने 1915 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? हिंदू महासभा की स्थापना की थी। और मदन मोहन मालवीय ने दी लीडर समाचार पत्र भी निकाला था। ठीक है, इन्होंने कौन सा? दी लीडर, ठीक है, दी लीडर समाचार पत्र भी निकाला था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनको मैं बताते जा रहा हूँ इन ऑप्शन के बारे में, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ फ्रेंड। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो मालवीय समाचार पत्र निकाला। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय के सहयोग से 1916 में स्थापित हुआ था। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मदन मोहन मालवीय ने। कब की थी? 1916 में। और जो बाल गंगाधर तिलक दे रखे हैं ऑप्शन सी में, इनके बारे में बता देता हूँ कि कांग्रेस के अध्यक्ष ये कभी नहीं बन पाए। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए थे। ठीक है, 44 क्वेश्चन है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी। और इनके बारे में और इन्होंने क्या क्या किया था ये मैं बता देता हूँ। जो सिविल सेवा का जनक माना जाता है भारत में, इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है सिविल सेवा का जनक। इन्होंने थाना और पुलिस स्टेशन की स्थापना की थी। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। और जो भारत में पहली बार सिविल सेवाएं परीक्षा इलाहाबाद के आनंद भवन में फरवरी 1922 ईस्वी में लंदन के साथ साथ हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई थी? ये आनंद भवन में, इलाहाबाद के आनंद भवन में हुई थी। इंडियन सिविल सर्विस को लॉर्ड जॉर्ज ने स्थापित ढांचा कहा है। ठीक है, इंडियन सिविल सेवा में प्रथम भारतीय 1863 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ध्यान से सुनो, 1863 ईस्वी में सत्येंद्र नाथ टैगोर चुने गए थे प्रथम भारतीय इंडियन सिविल सेवा में। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किया था? तो भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ये किया था गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने 1604 ईस्वी में फ्रेंड 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। और गुरु ग्रंथ साहिब को ही हम आदि ग्रंथ के नाम से भी जानते हैं। 1604 ईस्वी में की थी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। 47 क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? ये मैंने अभी बता दिया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था फ्रेंड। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था स्थायी बंदोबस्त लागू। कब किया था? 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं फ्रेंड हम। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो इनका तात्कालिक कारण क्या था कि सैनिकों को यहाँ पे जो गाय की जो चर्बी होती थी उससे यहाँ पे कारतूस बनाकर उनको आपूर्ति की जा रही थी। तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम ऐसे कारतूसों को अपने मुंह से नहीं लगाएंगे। इसलिए इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति की गई। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। इनमें से किसने सत्याग्रह सभा द्वारा अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन घटित किया था? तो किसने किया था? ये किया था फ्रेंड महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किया था। ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके विचारों से प्रभावित होकर किया था? एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, किसके विचारों से प्रभावित होकर किया था? तो ये किया था इन्होंने मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर किंग के विचारों से प्रभावित होकर किया था। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 50 का। ध्यान रखना है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और ये भी बताना है कि आपको इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप पर आते थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? ये ऑप्शन है आपके पास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, इनमें से कोई नहीं। ठीक
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता देता हूँ, इसका आपको बताना है। और ये कब अवैध घोषित किया गया था ये मैं बता देता हूँ। ये किया गया था 1829 ईस्वी में, ठीक है, ये मैंने आपको हिंट दे दी है, 1829 ईस्वी में किया गया था। और 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। खिलाफत आंदोलन के बारे में बता देता हूँ कि जो ये हुआ था 23 नवंबर 1919 को, ठीक है। और ये कैसे हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। किसके नेतृत्व में हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था ये पूछा गया एक बार। तो इसका उद्देश्य था तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना, ठीक है, तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था? तो ये किसके हुआ था? ये हार्डिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था, ठीक है दोस्तों। 1844 ईस्वी में हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था, ठीक है। हार्डिंग के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं मैं बता देता हूँ, जैसे कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 तक, ये इसके ही कार्यकाल के दौरान हुआ। इस युद्ध का परिणाम हुआ था कि अंग्रेजों के पक्ष में रहा था और अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य जालंधर में पंजाब तक विस्तृत कर लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? ये की गई थी वारेन हेस्टिंग के में, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1744 ईस्वी, ठीक है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता कहते हैं, में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़, और इसमें एक और चीज़ है कि ये कलकत्ता के बाहर के मामले ये तभी सुनता था दोस्तों जब दोनों पक्ष सहमत हों, ठीक है। और इस न्यायालय में न्याय अंग्रेज कानूनों द्वारा दिया जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांसला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो ये गीत लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका। इसके लिए इन्हें साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल का पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट है, 1913 में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? तो 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ था? ये हुआ था 10 मई से, ठीक है, 10 मई से शुरू हुआ था। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी और ये धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो ये की गई थी वर्साई की संधि के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? ये देखना है कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये इसमें कौन सा सही सम्मिलित है दोस्तों? इसमें ऑप्शन बी सही सम्मिलित है। वांटीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है। और युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, ठीक है, फ्रांसीसियों की हार हुई थी, उन्हें पांडिचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा था। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त कर दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इनके पास बने रहे, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। वांटीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र में और रत्नगिरी जिले में, महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में हुआ था, ठीक है। और इसमें उनके पिता का नाम कृष्णराव श्रीधर गोखले था और पिता के असामयिक निधन ने गोपाल कृष्ण को बचपन से ही सहिष्णु और कर्मठ बना दिया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन
शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किन शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी दोस्तों? तो ये थी चोल शासकों की। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। चोल शासकों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही, अश्वारोही और आदि सैनिक शामिल थे। इनके पास एक बड़ी शक्तिशाली नौसेना रहती थी दोस्तों, ठीक है। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग स्थापित की, किंतु दोनों लीग किस वर्ष में एक साथ संयुक्त हो गई थी? तो ये हो गई थी 1916 में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। तो इसके बारे में बता देता हूँ। वर्ष 1915 से 16 में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, ठीक है। एक के नेता थे लोकमान्य तिलक और दूसरे का नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने, ठीक है। और एनी बेसेंट और अय्यर ने किया था दूसरी का, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये बस ध्यान रखना आपको, और इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने के बाद किसे बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? ये किया गया था राजगोपालाचारी को, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। और इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं उन्हें बता देता हूँ कि ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनका पूरा नाम था। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे, ठीक है, जो राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं। राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं सी राजगोपालाचारी, ठीक है। राजगोपालाचारी वकील, लेखक, राजनीतिक और दार्शनिक थे, ठीक है। वे स्वतंत्र भारतीय द्वितीय गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर थे। जब 1946 में देश की अंतरिम सरकार बनी तो उन्हें केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री बनाया गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। 1947 में देश के पूर्ण स्वतंत्र होने पर उन्हें बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इसके अगले ही वर्ष वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किए गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये केंद्रीय गृह मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिशों ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो सबसे पहले निर्माण किस किले का किया था? तो ये किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये कहाँ पर किया था? ये किया था मसूलीपट्टनम स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की काउंसिल के एक सदस्य फ्रांसिस डी ने, ठीक है। 1940 ईस्वी में चोल मंडल तट पर जमीन की एक पतली पट्टी के ऊपर करवाया था, ठीक है। ध्यान रखना है, यह जमीन पड़ोस के हिंदू राज चंद्रगिरी से पट्टे पर मिली थी। ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसी किले के चारों ओर मद्रास, आधुनिक चेन्नई, जैसे हम आधुनिक चेन्नई है, नगर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में, ठीक है। 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों? ये की थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ये ध्यान रखना है। और जो मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था, आपको ये पता ही है। और महात्मा गांधी जी को साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है, उपाधि दी गई थी इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? तो उन्होंने किया था ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज के बारे में बता देते हैं कि इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा जापान के सहयोग से भारतीय सेना बंदी बनाए गए जापान द्वारा से किया गया, ठीक है। राज बिहारी बोस ने इस सेना को मजबूती प्रदान की थी। और इस सेना की वो नेतृत्व किसने किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर द्वारा दी गई थी। ये बहुत बार पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो ये हिटलर ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किया था, असहयोग आंदोलन का किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन किया था, वहाबी आंदोलन का नहीं किया था, ठीक है दोस्तों। वहाबी आंदोलन के बारे में बता देता हूँ। ये हुआ था 1830 से 1960 तक अत्यंत प्रभावशाली रहा था। वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना था दोस्तों। सही वली उल्लाह 1702 से 62 प्रथम मुस्लिम थे जो भारतीय मुस्लिमों को गिरावट पर चिंता व्यक्त की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 को, ठीक है दोस्तों। मैंने सभी बता दिए इसमें 4 ऑप्शन के बारे में। अब आता है 17।
निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कहा जाता है ये ईवी रामास्वामी नैयर को। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, ठीक है, ईवी रामास्वामी नैयर को। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। नेक्स्ट है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? तो भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम था दी बंगाल बजट। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। और 1780 ईस्वी में ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रथम समाचार पत्र निकाला गया था, ठीक है, 1780 ईस्वी में ध्यान रखना है। और ऑगस्ट हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र निकाला। प्रथम भारतीय कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। 1816 ईस्वी में इन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? इन्होंने निकाला था उद्दंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र माना, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? इनके थे सर विलियम जेम्स। ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। इसमें सर विलियम जोन्स ने 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। इस सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय गौरवशाली विषय को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करना। नेक्स्ट है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से कौन सी संधि की थी? तो इनमें से कौन सी संधि की थी फ्रेंड? तो इनमें से की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 में, ठीक है, 1792 ईस्वी में हुई थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का इससे समापन हुआ था। और जो 3 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उनके बारे में बता देते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तुम्हारा 1767 से 1769 तक, ठीक है। और ये किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये हुआ था मद्रासी संधि के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना दोस्तों। और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये हुआ था 1780 से 84 के बीच, ठीक है। ये किसकी संधि के साथ समाप्त हुआ था? ये हुआ था मंगलौर की संधि के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है था लास्ट जो यही वाला है, ये हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी के बाद टीपू और जो कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इससे ये समाप्त हो गया था। इस संधि द्वारा आधा राज्य छीन लिया गया था, ठीक है, टीपू सुल्तान का। नेक्स्ट है 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? तो ये किया गया था हरिजनों को, ठीक है, हरिजनों को प्रदान किया गया था 1932 ईस्वी में। गांधी अम्बेडकर समझौता द्वारा इस व्यवस्था को रद्द कर दिया गया था बाद में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाली नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, ठीक है। हार का कारण मीर जाफर और राय दुर्लभ की गद्दारी थी। इसमें ध्यान रखना है कि सिराजुद्दौला को गद्दारी किसने, जो सिराजुद्दौला की गद्दार थे उन्होंने धोखा दिया था, वो कौन थे? मीर जाफर और राय दुर्लभ, ठीक है। ये कब हुआ था? ये 23 जून 1757 ईस्वी। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? तो सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला? ये डाला था डोमिंगो पेस ने। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है, डोमिंगो पेस ने डाला था। यह पुर्तगाली यात्री था और इसने 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीमी धीमी एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये गई थी अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। तो ये जो भारतीय सचिव थे मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई घोषणा थी, ठीक है, इसे अगस्त घोषणा कहा गया। इसमें उन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं को धीरे धीरे विकास हो, ये कहा था, ठीक है। अगस्त घोषणा 1917, ध्यान रखना, मैंने बता दिया है बोल के। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? तो ये पड़ा था उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव का, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सेकंड और थर्ड। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों के साथ, और जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड।